हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिंगवाल्सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज ST2 ऑनलाइन ST2 हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो 1 का ही सेकंड पार्ट है, 26 to 50 है ना, जो आपने अभी कर ही लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि 1 to 25 से फ़ायदा लेकर के, हालांकि उसको अभी भी आप लोग देख ही रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है देख करके कि आप लोग उसको सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। उसमें पूरा ST को स्टडी करिए। हर आदमी को कुछ ना कुछ उसमें गेन करने को मिलेगा। ठीक, मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ऑफलाइन वाले हैं, वो तो जानते ही हैं उसकी वैल्यू, लेकिन जो भी नया स्टूडेंट जोड़ा है मैं उसको बता रहा हूँ। बहुत वैल्यूएबल है, आप इसको फॉलो करिए, पूरा A to Z पढ़िए, आपको बहुत कुछ गेन होगा। और वो तब समझ में आएगा जब आप अगले ST में पहुँचेंगे। ठीक है, और जो नया आया हो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग ST1 के ही पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 to 50। और इसको डिस्कस करने के लिए बस आपको एक काम पहले ये करना है कि www.lingvalclasses.in, आप लिंगवाल क्लासेस डाल दोगे, आपको एक ही साइट मिलेगी पूरी दुनिया में हम लोगों की। तो lingvalclasses.in साइट पे जाइए, वहाँ ऑनलाइन ST2 क्या लिखेंगे, ऑनलाइन ST2, ठीक, वो डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 50 आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, PDF फाइल है, उसको आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे, अपने क्या बोलते हैं, मोबाइल पे ले सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जब तक आप ये ले करके नहीं बैठेंगे कॉपी और पेन, ठीक, तब तक आपको हमारे ST में वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। ठीक, आपको उससे गेन करने को उतना नहीं मिल पाएगा। तो पहले आप पेपर को सॉल्व करिए, वहीं उसका ओवलिंग शीट भी होगी, आंसरिंग शीट भी होगी, ऑनलाइन ST2 आंसर शीट, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद में देखिएगा, पहले ST करिएगा। 25 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। उसके डिस्कशन में हो सकता है 2 घंटे लग जाए, वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग एक एक एंगल को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन का एक एक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, सॉरी, लेकिन उनको बताना जरूरी। फिर आप आके इसको देखिए कि डिस्कशन ऑफ ऑनलाइन ST2, तभी आपको ये ठीक ढंग से अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और इससे आपको कुछ गेन होगा। ठीक, आइए साथियों, तो 26 से 50 इस टेस्ट में चलते हैं हम लोग। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि पेपर को कभी भी एक फ्लो में नहीं करना है, हमको पूरा करेक्शन वाला पार्ट पहले करना है, ग्रामेटिकल वाला पार्ट पहले करना है, चाहे करेक्शन हो, इम्प्रूवमेंट हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, इस पार्ट को पहले निपटाएंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे वन लाइनर्स में, बसता है फिर वोकैबुलरी पे, फिर पूरी वोकैब, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, इसको निपटाएंगे, क्योंकि ये सब वन लाइनर्स हैं। ऑनलाइन में वन लाइनर्स की वैल्यू और ज़्यादा है कि इसको आप फटाफट निपटाइए। एंड लास्टली यू कम टू द लार्जर लॉन्गर क्वेश्चंस, जैसे क्लोज टेस्ट, जिसमें 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, या पैसेज, जिसमें 5 से लेकर 10 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। ठीक, या फिर ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, जैसे मैंने इसमें दे रखा है, उसको एंड में करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इसी बात पे। आप और हम शुरू करते हैं आज का ये खेल, ठीक, जिसका नाम है ऑनलाइन ST2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आता हूँ, और बहुत सिंपल है। देखिए, बहुत पेपर पहला दिया था मैंने, सोच समझ के दिया था, थोड़ा आपको इजी, थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हाई रखने के लिए। और हमारे पास तो पेपरों की लाइन है भाई। ठीक, SSC के MTS से लेकर के और आपके CGL मेंस हम लोग रेगुलर कराते हैं जब भी प्री ख़त्म हो जाता है। और बैंकिंग में क्लर्क के प्री से लेकर के SBI PO मेंस तक हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 बैंकिंग 2 SSC हम लोग को डिस्कस करने ही करने हैं हर वीक, ये आप जानते ही हैं। जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, इसलिए इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही ईजी है। दे आर लाफिंग कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट आंसर कन्वर्टेड इन नेगेटिव, यानी दे आर लाफिंग को नेगेटिव में चेंज करना है। दे आर लाफिंग को नेगेटिव में चेंज करना है, तो कर दो। ठीक, तो दे आर लाफिंग, भाई हेल्पिंग वर्ब, नॉट का क्या रूल है, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो नॉट उन दोनों के बीच में घुस जाता है। ठीक, नोट कर लो मेरे लाल, ऐसी अंग्रेजी और कहां। ठीक, तो नॉट का क्या रूल है, अगर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो नॉट कहां लगता है, इन दोनों के बीच में। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट
प्लस मेन वर्ब, सिंपल। ठीक, ही, ठीक, इज नॉट गोइंग, दे आर नॉट टॉकिंग, ठीक, आई हैव नॉट डन द वर्क। हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब। तो इस हिसाब से जो है ये नॉट क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ये दोनों वर्ब के बीच में, दो वर्ब के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ही आ सकता है। ये है इसका रूल नंबर 2। पहला नॉट वाला हो गया। ठीक, इफ देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब देन नॉट कम्स बिटवीन द टू। लिख लिया, रिवाइंड करके फिर लिख देना, दोबारा नहीं बोलूंगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। नंबर 2, सेकेंड रूल क्या लिखा है मैंने, क्या बोला था मैंने सेकेंड रूल क्या था भाई, भूल गया। सेकेंड मैंने रूल बोला था इसका कि लो चलो रिवाइंड करके देख लो, बोलते बोलते एक फ्लो में जो है वो मिस हो गया। बहरहाल जो मैंने कहा था कि भाई नॉट जो है वो कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के भी। हाँ, मैंने कहा था इस हिसाब से भाई नॉट एडवर्ब हो गया, क्योंकि दो वर्ब के बीच में तो सिर्फ एडवर्ब ही आ सकता है। रूल नंबर 2, ओनली एडवर्ब कैन कम बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओनली एडवर्ब कैन कम बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये एडवर्ब हो गया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया है, और कोई वर्ड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ ही नहीं सकता है, लाले निशान। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लाला इसको सीधा करता हूं। चलो जितना हुआ उतना ही सही। हाँ ठीक है। हाँ मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएं। वैसे तो ये वन वर्ड है, चलो ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे, या ठीक है बाद में कर लेंगे। फिर 28 सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट है, 29 सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट है, 30 हमारा इसमें ठीक है, वैसे आप कर सकते थे। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। हाँ ठीक, मैंने उसको कर ही दिया है। मैं एक मिनट इसको निशान लगा दूँ, तो क्योंकि इसमें ब्लैंक मिसिंग था, वो आप देख ही रहे हैं। ठीक, लेकिन फिर करेक्ट करके उसको मैंने ऊपर लगा दिया है। तो फिल इन द सन इज बिगर देन अर्थ, और बीच में ब्लैंक खाली है, ए अर्थ, एन अर्थ, द अर्थ, दैट अर्थ। बच्चों वाला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। द सन इज बिगर देन द अर्थ हो जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है। और यहाँ पे भाई आर्टिकल का वो वाला रूल आ जाता है, कौन सा, कि भाई यूनिक हेवनली बॉडीज जो होती हैं उनके पहले हम लोग द लगाते हैं। ठीक, इन जनरल। ठीक, क्या रूल है ये, यूनिक heavenly bodies and posts use the। अब देखिए भाई साहब, आपसे मैं क्या बताऊं, ये जो है ना आर्टिकल में एज अ चैप्टर कभी नहीं पढ़ाता हूं। आपने देखा होगा हम एडजेक्टिव पढ़ाते हैं, प्रेपोजिशन में टाइम देते हैं, कंजंक्शन में टाइम देते हैं, नाउन, वर्ब, ठीक, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग, बीइंग, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। बस केवल आर्टिकल नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि आर्टिकल में हर जगह पे ये लिखा होता है, जनरली टाइम वेस्ट होता है। पता चला 3 से 4 दिन हमने आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाया और पता चला हर रूल पे लिखा हुआ है जनरली, यानी 90% नहीं, यानी 75% लागू होगा, लेकिन भैया 25% लागू नहीं होगा। तो क्या फ़ायदा है उसका? फ़ायदा बस केवल ये है कि जब कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो आपको वो बेसिक रूल लिखाता चलो। बहुत कम क्वेश्चन उसके ऊपर आते ही हैं। क्या लिखा देखो, यूनिक हेवनली बॉडीज, यानी ऐसी बॉडीज, ऐसे नक्षत्रीय या ऐसे अंतरिक्ष की बॉडीज जो अकेली हैं, यूनिक हैं, जैसी कोई दूसरी नहीं है। ठीक, तो वो कह रहा है जनरली वो क्या यूज करते हैं, ठीक, वो उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, कह रहा है उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसी प्रकार कोई यूनिक पोस्ट, अभी एग्जांपल लिखाता हूं। यूनिक हेवनली बॉडीज में क्या क्या आ जाएगा,
द सन यूनिक हेवनली बॉडी है कि नहीं है? द मून, द अर्थ, द सोलर सिस्टम, ठीक, द मिल्की वे, ठीक, ये सब के सब क्या है? यूनिक हेवनली बॉडीज, अंतरिक्ष की बॉडीज। और भी एग्जाम्पल हो गए, लेकिन कॉमन ये द सन, द अर्थ, द मून, मेन तीन आते हैं, ठीक। और पोस्ट, यूनिक पोस्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पोटस, उसके पहले भी द लगता है। क्या बोलते हैं उसको? ये जीके का क्वेश्चन तो ध्यान रखो। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को क्या बोलते हैं? पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। नहीं याद था तो याद कर लो मेरे लाल, थोड़ा जीके भी सीखते जाओ, ठीक। पहले मैं जीके भी क्लास लेता था, ठीक, लेकिन अब इंग्लिश जीके एक साथ कैसे ले सकते हैं? तो मेरे लाल इसमें देखिए वो रूल लग गया, द सन यूनिक हेवनली बॉडी हो गई, सन एक ही है पूरे नक्षत्र में, फिलहाल पूरे इंडिया के मतलब वर्ल्ड के आसपास तो एक ही है। द सन इज बिगर देन द अर्थ, अर्थ भी एक ही है, ठीक। तो इसलिए दोनों के पहले क्या लग गया? द लग गया। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो सिनोनिम एंटोनिम है, सेकेंड राउंड। क्वेश्चन नंबर 32 सिनोनिम एंटोनिम है, सेकेंड राउंड। क्वेश्चन नंबर 33 एरर्स, एरर्स मिल गया, एरर्स कर लेते हैं। एरर्स ऑल्दो, अंडरलाइन कर दो मेरे लाल, ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड, ही हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दो। भैया बताया था कॉपी पेन और ये शीट ले करके बैठो तभी फायदा है, वरना कुछ नहीं गेन होने वाला है, ठीक। जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑल्दो हमारा कंजंक्शन होता है, बाद में देखेंगे इसको, पहले तो सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते हैं। ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक, सॉरी मेन वर्ब है क्योंकि दूसरा वर्ब। ही इज यूजुअली, एलवाई लग गया, एडवर्ब। ही इज यूजुअली रूड, रूखा एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति का नेचर बताया जा रहा है। ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, वो सभी के साथ बड़ा ही रुष्ट रहता है, यूजुअली, अक्सर, प्रायः, सामान्यतः, जनरली। लेकिन भाईजान उसके पहले ऑल्दो लग चुका है, तो बड़ा क्लियर है कि अगर पहला प्लस होगा तो दूसरा माइनस हो जाएगा, और अगर पहला माइनस हुआ तो दूसरा वाला प्लस हो जाएगा। ये तो बताइए रूल भाई, सिंपल है। अब ऑल्दो को अंडरलाइन कर दो और देखिए पहला प्लस था या माइनस था, तो लिख मारो अपने आप मेरे लल्ला। देख क्या रहे हो? मेरे मालिक मेरे भल्ला, ठीक। तो क्या किया? रूट के नीचे माइनस लग गया, यानी पहला सेंटेंस नेगेटिव हो गया, और ऑल्दो लग चुका है तो क्लियर है सेकंड वाला सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। ही आ गया सब्जेक्ट नंबर 2। भैया हर चीज लिख के कराऊंगा इस सेंटेंस इस पैसेज में, एसटी में, तो हम लोग को लग जाएंगे कम से कम 4 से 5 घंटे। हमको मैक्सिमम 2 घंटे में खत्म कर देना, ताकि आप भी फटाफट देखो, आगे बढ़ो, इंपॉर्टेंट चीजें लेंगे, छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो ही हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, बिहेव्ड हो गया हमारा V2। ये क्यों? ही इज, वहां पे वो V1 है और यहां पे ही बिहेव्ड V2 क्यों है? चेक कर लो। ही बिहेव्ड, अच्छा पहले आंसर देख लेते हैं फिर इस पॉइंट को देखते हैं। ही बिहेव्ड नाइस। अम्मा वहां तो तुम वर्ब के बाद में यूजुअली में एलवाई लगा रहे हो, और यहां तुम बिहेव्ड वर्ब के बाद में नाइस उसी बिहेव्ड वर्ब के लिए आ रहा है, और आप उसमें एलवाई नहीं लगा रहे हो, ठीक। ही सब्जेक्ट, बिहेव्ड V2, और नाइस जो है वो ही के बारे में नहीं, बिहेव्ड के बारे में बता रहे हैं। कैसा व्यवहार किया? बहुत नाइस, बहुत ही अच्छा व्यवहार किया।
तो भाईजान वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एड वर्ब है। अगर वो एड वर्ब है तो वो ly लगाएगा। ही बिहेव्ड नाइसली, पूर्वक, उसने अच्छा, अच्छे से। ठीक, मैंने आपको बताया ly का मतलब क्या जाता है, से या पूर्वक। क्विकली, ठीक, शीघ्रता पूर्वक या शीघ्रता से। ये चीज कोई नहीं सिखाता है, ठीक, नहीं समझा, पता ही नहीं। तो ही बिहेव्ड नाइसली, उसने व्यवहार किया बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक, एट ऑल ऑफ अस, हम पे व्यवहार किया कि हमारे साथ व्यवहार किया। आप बताओ, नहीं आप बताइए। ठीक, उसने हम पर, एट का मतलब है हम पे व्यवहार किया। एट ऑल ऑफ अस, हम पे, और जबकि वो कहना चाह रहा है उसने हम सबके साथ, और के साथ के लिए अंग्रेजी में होता है विद, तो हो जाएगा, सॉरी, ही बिहेव्ड नाइसली विद ऑल ऑफ अस, हमारे साथ नहीं, हम सभी के साथ उसने बड़े अच्छे तरह से व्यवहार किया टुडे, आज। दो कंफ्यूजन हो गए मेरे लाल। पहला कंफ्यूजन तो ये है कि जो आपका ऑल्दो के बाद में ही इज आया है वो प्रेजेंट में है, और ही के बाद में जो बिहेव्ड आया है सेकंड पार्ट में वो V2 सिंपल पास्ट में चला गया। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में क्यों चला गया, क्या आप बता सकते हैं? वेरी सिंपल माइकल भाई, रीजन ये है कि पहले वाले में यूजुअली के अंडरलाइन करो। यूजुअली का मतलब अभी क्या बोला हिंदी में, प्रायः, सामान्यता, अक्सर, ऐसा ही होता था, है और रहेगा। ये तो एक जनरल नेचर बता रहा है उस व्यक्ति का कि अमूमन तो वो सबके साथ में बड़ा ही रुष्ट रहता था, है और रहेगा, ये उसका नेचर है। ठीक, तो यूजुअली रूट के नीचे लिखो नेचर। और अगर हम किसी का नेचर बता रहे हैं, स्वभाव बता रहे हैं, तो उसमें हम लोग V1 का ही प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं भाई। ठीक ठीक, वो बहुत क्लेवर गाय है, ही इज अ वेरी क्लेवर गाय, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक, वो बहुत फास्ट वर्कर है, ही इज अ फास्ट वर्कर। तो यहां वो आ रहा है ही इज रूट, और यूजुअली लगा दिया गया। वो अक्सर लोगों के साथ में रूट रहता है, ये उसका नेचर है। नेचर इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट, V1। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट में देखिए, क्या वो भी नेचर है? सेकेंड वाले पार्ट में देखो, ही बिहेव्ड नाइसली विद ऑल ऑफ अस टुडे। टुडे की बात हो रही है, ये सिर्फ आज जो एक इंसिडेंट हो गया, ठीक, तो इसके ब्रैकेट में लिख दो पास्ट इंसिडेंट, यानी ये घटना है। नेचर है पहले पार्ट पे, जनरली वो रूट रहता है, लेकिन आज वो उसने बड़ा ही अच्छा व्यवहार किया था। ठीक, तो बड़ा क्लियर है कि ये V2 क्यों हो गया, क्योंकि ये सिंगल इवेंट है पास्ट का, तो इसमें V2 आ जाएगा। पहले वाला नेचर बता रहा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट V1 हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, डिवाइड करके चेक कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा भैया, बहुत टाइम हो गया। तो ये रहा मेरे लल्ला, 33 का आंसर आ गया। फिर आपका आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा? फिर आंसर नंबर 3, जिसमें 2 गलतियां हैं। ठीक, नाइस का नाइसली और एट का विद। ही बिहेव्ड नाइसली विद ऑल ऑफ अस टुडे। ठीक है, पॉइंट लिया। अच्छा, तो 34 तो भाई फिर एंटोनिम आ गया, 35 तो भाई फिर एंटोनिम आ गया, 36 एरर आ गया फिर से। द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। अरे भैया देखो, एक चीज याद कर लो, देखो मैं सिर्फ प्रीवियस पेपर दे रहा हूँ। ठीक, अगर किसी को लग रहा है कि पेपर इजी है या वोकैबुलरी आसान है और पेपर आसान है, मैंने कब बोला कि मैं टफ पेपर दूंगा? तुम कौन सी गलत फैमिली से बात कर रहे हो भाई? ठीक, मैंने तो नहीं बोला है। हम तो ST करा रहे हैं, प्रीवियस पेपर ही देंगे। ठीक, चाहे वो MTS के हो, चाहे वो CPO के हो, CPF के हो, और आगे आके SSC मेंस की भी कराऊंगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग किया हमने। ठीक है, तो ये मत सोचिए मैं इजी दे रहा हूँ, मैं इजी कठिन कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं एक अच्छा पेपर छांट रहा हूँ जिसमें आपको सिखाने को बहुत कुछ है, और उसको मैं आपको पहले ग्रामर की इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और फिर वोकैबुलरी की। आपको सीखने से मतलब है। ठीक, ये देखना कि आसान है कठिन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझको ये है कि आप 5 टेस्ट के बाद में जब अपना रिजल्ट देखें तो उसका इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़े। ये मेरा इंप्रूवमेंट हो गया 5 सेट में 10%, 20%, 30%, और कहीं कहीं तो 50% तक का। शुरू में आपने 10, 12, 15 से शुरू किया,
25 में 8, 25 में 10 और पता चला 15 प्लस चले गए, हो गया 100% का इंप्रूवमेंट। ठीक, कोई डबल हो गया इंप्रूवमेंट, ट्रिपल हो गया, लोग 20 प्लस में 22, 23 मेरे स्टूडेंट के लिए सामान्य बात है। चलो गए आगे बढ़ते हैं, तो ये आप भी करो। द स्कूल इज विद, हाँ ये मैं ये बताना चाह रहा था मेरे लल्ला, पहले तो इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यार। ठीक, ये उसको मैंने फिर चेक करके भी सही नहीं किया, क्योंकि दोबारा से फिर टाइप कराने का कोई मतलब नहीं रह गया था, टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा। ये 100 की स्पेलिंग सही कर दो, ये 100 यार्ड्स हो गया, 100 HUNDRED, DER जो हो गया है उसमें ई हट जाएगा, वो तो आप जानते हैं। ये मेरी गलती है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक, और अगर आपने इसको ऑप्शन लगा दिया है और आप चाह रहे हैं कि एक नंबर आपको मिल जाए, तो मैं इसको इनवैलिड कर दूंगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक, आपकी गलती नहीं अगर आपने इसको लगा दिया हो। अगर आपने इसको ऑप्शन लगा दिया तो आप अपना एक नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक, और आपने अगर कुछ और लगाया है तब आप अपना एक नंबर घटा लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन में एसएससी के, ठीक, और इवन बैंकिंग के भी, ठीक, आ चुका है। बैंकिंग में भाई वो 4 ऑप्शन डिवाइड करके 5 को ऑर्डर कर देते। तो गलती देखिए इसमें जो हमेशा ये, अब दोबारा याद रखिएगा, अगर किसी पेपर में आपको दिखाई पड़े तो ये दिखाई पड़ेगा ऐसे, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, द स्कूल इज विद इन 100 यार्ड्स फ्रॉम माई हाउस, ये मिलेगा आपको, कई बार आ चुका है। ठीक, द स्कूल इज विद इन 100 यार्ड्स फ्रॉम माई हाउस। यहां पे गलती हो जाती है क्योंकि हमने ए डाला है और वहां ए नहीं डालते। ठीक, तो 100 यार्ड्स कुछ नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा कि वो ये मेरे घर से 100 गज की दूरी पे है। तो भैया हिंदी में तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में कहता है 100 का मतलब क्या हुआ, 100, 200, 300, 400, 500, 600, क्लियर करो। यानी 100 जब आप लिखेंगे तो उसके पहले कहीं ना कहीं, ठीक, रुपीज़ में तो एक अलग बात होगी, 100 रुपी नोट या कुछ करके आ जाता है आगे कुछ ना कुछ, लेकिन जनरली जब 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स और 100 kg लिखेंगे तो उसके पहले आप, ठीक, ए लगा देंगे। ठीक, तो या 100 kg, या अगर एक से ज़्यादा तो 200, 300, 400। तो ये एग्जामिनेशन जो है उसमें ए नहीं आता है, और तब एग्जामिनेशन में ये की में ये लिखा होता है, या जब सोल्यूशन होते हैं कि भाई इसमें ए लग जाएगा, तो हो जाता है द स्कूल इज विद इन 100 यार्ड्स, ठीक, फ्रॉम माई हाउस। फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से, फ्रॉम के नीचे लिखो से, लिखो लल्ला, मेरे घर से यह स्कूल 100 गज के अंदर ही है। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा दोनों रूल चलते हैं। ठीक, 100 विद इन 100 यार्ड्स फ्रॉम माई हाउस, या विद इन 100 यार्ड्स ऑफ माई हाउस। आप दोनों लिखेंगे, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रॉम उसके नीचे ऑफ भी लिख दो, दोनों को टिक लगा दो। और यहां ये नहीं है कि कौन सा बेटर है, वैसे मेरा अपना मानना यह है कि ऑफ ज्यादा ठीक लगता है। ठीक, ऑफ माई हाउस। ठीक, लेकिन बहुत स्टडी किया मैंने इसको, मैंने फिर जब आपको डिस्कस करने बैठा हूं तो फिर मैंने एक बार इसको देखा कि भाई देखो कहीं कोई इसके बारे में नई बात निकल के आए, तो नई बात यही निकल के आई कि ऑफ भी सही है और फ्रॉम भी सही है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक, तो द स्कूल इज विद इन 100 यार्ड्स फ्रॉम माई हाउस, इसका आंसर इसीलिए आपको दिया गया, आंसर नंबर 4, नो एरर। ठीक, और मैंने फिर बता दिया, अगर ये क्वेश्चन दोबारा एग्जामिनेशन में आता है और उसमें 100 के पहले ए नहीं लगा है तो आप एरर 2 लगाएंगे, 100 को 100 ईयर्स करेंगे। ठीक, और मेरे लाल ऐसा करते हैं कि आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स सेकेंड राउंड में करते हैं, पहले करेक्शन ही उड़ा देते हैं। 38 समय कितना हो गया, 24। ठीक है, अभी समय है 38। फाइंड आउट द पार्ट विद एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी इज टू मच ब्यूटिफुल। अच्छा लल्ला, टू को अंडरलाइन करो मेरे भाई। टू जो है वो ना नेगेटिव होता है, टू का मतलब होता है सीमा से ज्यादा हो गया, इस चीज की तो अति हो गई, इस चीज की तो अति हो गई। ठीक, हम लोग 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1 का रूल भी पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, वो अभी नहीं लिखवाऊंगा, वो लंबा रूल है, किसी दिन क्वेश्चन में आ जाएगा वो लिखवा दूंगा। ठीक, अभी तो हम लोग एसटी कर रहे हैं, एसटी में जितने रूल्स आते जाएंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या रूल है, 2 का मतलब रहता है
देखिए कुछ ज्यादा ही, यानी मोर देन द लिमिट। मोर देन लिमिट, सीमा से ज्यादा के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी इसको नेगेटिव ही यूज करते हैं। ठीक, दिस रोड इज टू बैड, दिस रोड इज टू बैड टू गो। यह रोड टू बैड है, कुछ ज्यादा ही खराब है, टू गो जाने के लिए। लिख लो सेंटेंस, दिस रोड इज टू बैड टू गो। यह सड़क कुछ ज्यादा ही खराब है, टू गो जाने के लिए। ठीक है, तो टू के नीचे जो है वो क्या लिख दोगे इसमें, माइनस नेगेटिव, कुछ ज्यादा ही, सीमा से ज्यादा हो गया, चीज लिमिट के ऊपर निकल गई, अति हो गई भाई साहब। अब जरा देखते हैं, अब आप किसी को ब्यूटीफुल कह रहे हो और फिर उसके पहले टू भी लगा रहे हो, वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। अरे भैया ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल हुआ, ब्यूटी ब्यूटी हुई, आप कह रहे हो जरूरत से ज्यादा सुंदर। जरूरत से ज्यादा सुंदर क्या नेगेटिव हो जाएगा क्या? कौन सा लॉजिक है भैया, तुम किस प्रकार की व्यक्ति हो, मुझे समझ में नहीं है। ठीक, सौंदर्य को नहीं पहचाने, तो शी इज टू मच ब्यूटीफुल, वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सुंदर है। ठीक, सो आ गया हमारा कंजंक्शन कनेक्टर, जो भी मानिए उसको। ठीक, इसलिए देखो उसके नीचे, इसलिए जल्दी लिखो, टाइम का वेस्ट कर। इसलिए मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर लड़के, नो हर, उसे जानते हैं, क्योंकि वो तो जरूरत से ज्यादा ही सुंदर है, सीमा से ज्यादा सुंदर है। ये जरूरत की, ये सुंदरता की सीमा कौन सी होती है हमको नहीं पता, इसलिए ज्यादातर लड़के उसको जानते हैं। एंड वॉन्ट टू मैरी हर, और उससे विवाह करना चाहते हैं। भाईजान बहुत सारे रूल लग गए। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई टू गलत हो गया, क्योंकि सौंदर्य तो एक पॉजिटिव, ब्यूटीफुल के नीचे प्लस लगा दो। अगर ब्यूटीफुल पॉजिटिव वर्ड है तो उसके पहले टू आने का कोई सेंस लगता ही नहीं है, टू तो नेगेटिव सेंस में आएगा। ठीक, तो क्या होना चाहिए, टू को कौन रिप्लेस कर देगा, बहुत, वेरी। शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा, वेरी का मतलब बहुत, मच का मतलब ज्यादा, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। और क्योंकि भाई साहब सो का मतलब बिकॉज इज इक्वल टू क्योंकि लिख दिया है आपने, सॉरी इसलिए। ठीक, सो का मतलब देयरफॉर। ठीक, और देयरफॉर का मतलब इसलिए। और ये क्या करता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई। भूल गए, ऐसे कैसे चलेगा मेरे लाल, लिखो, लिखो ना। अरे लिखो। अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो क्या लिखना है, बात तो सही है, पहले हम बताएंगे तब तो लिखोगे। कपड़ा चेंज हो गया ना, ग्रीन आ गया। ठीक, तो क्या लिखा, क्या बता रहा था मैं आपको। हाँ, सो क्या करता है भैया, सो का मीनिंग क्या आता है, सो इज इक्वल टू देयरफॉर इज इक्वल टू इसलिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं हेंस क्यों नहीं लिखाया। अमा भाई कंजंक्शन की क्लास नहीं चल रही है, ये एसटी चल रहा है यहाँ। ठीक, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से रूल्स बताए जाएंगे, पूरा फंक्शन नहीं, हम पूरा वर्ब और कंजंक्शन की 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास ले लेंगे पूरी, कोई सेंस नहीं हुआ। तो हाँ, सो इज इक्वल टू देयरफॉर इज इक्वल टू इसलिए क्या होता है, ये कंजंक्शन कनेक्टर। मैं एक्चुअली कंजंक्शन कनेक्टर सब एक साथ पढ़ाता हूं। ठीक, और ये क्या करता है, डबल प्लस और डबल माइनस को लिंक करता है, यानी दोनों सेंटेंस या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे। ठीक, रिवाइज करते चलो, अब बताया तो तुमको सब कुछ है, जो लोग को नहीं, जो मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट नहीं है वो जान ले। ठीक, सो इज इक्वल टू देयरफॉर इज इक्वल टू इसलिए। ठीक, और ये कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ये दो सेंटेंस को आपस में लिंक करता है, और दोनों सेंटेंस या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक, अब देखिए ये कहना चाह रहा है शी इज टू मच ब्यूटीफुल, सो लग गया,
पहले वाला पार्ट पॉजिटिव है, वो कुछ ज्यादा ही सुंदर है, इसलिए सेकंड वाला पार्ट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, प्लस होगा। देखिए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बॉयज नो हर, उसको जानते, भाई जानते आदमी उसी को है, ठीक। जनरली बुरे आदमी को भी लोग जानते हैं, लेकिन जनरली जानने का मतलब हो गया हम उसी को जानना चाहते हैं जो हमारे लिए जानने योग्य हो, ठीक। सो मोस्ट ऑफ द बॉयज लाइक हर, ज्यादातर लड़के उसको जानते हैं, सॉरी। एंड आ गया, ये भी तो एक कंजंक्शन या कनेक्टर जो भी कहो उसको है, एंड लल्ला मेरे, ठीक। एंड भी क्या करता है, क्या लिखाया था आपको, फिर वही बात माइकल, डबल प्लस और डबल माइनस को आपस में लिंक करता है, यानी एंड भी दोनों प्लस या दोनों माइनस को आगे करता और उसी बात को आगे बढ़ाता है, ये आप जानते हैं। आइए देखें, पहला सेंटेंस पॉजिटिव था, ब्यूटीफुल थी, सो लग गया था, सो के बाद में दूसरा सेंटेंस भी प्लस हो गया था, सब उसको जानते थे, और अब एंड लग गया है, तो क्लियर है तीसरा सेंटेंस एक आएगा और वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दो सेंटेंस पॉजिटिव है, एंड लग गया तो वो उसी बात को आगे बढ़ाएगा, एंड, ठीक। वॉन्ट टू मैरी हर, ठीक। वॉन्ट के बाद में इन जनरल इंफिनिटिव ही लगता, मतलब अगर वर्ब आएगा, ठीक। यानी, है ना, अब मैं उसमें नहीं आ रहा हूं कि बेयर इन्फिनिटिव, ठीक, और फलाना इन्फिनिटिव, वो उसकी जरूरत नहीं है। बेयर इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, कई सारे होते हैं, और पैसिव इन्फिनिटिव, क्या फायदा टाइम वेस्ट करने से। हम तो आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रिक बताते हैं। 2 प्लस V1 को हम लोग इन्फिनिटिव मानते हैं, अदरवाइज V1 भी इन्फिनिटिव होता है, लेकिन V1 तो सिंपल प्रेजेंट है, उसको हम इन्फिनिटिव की कैटेगरी में क्यों डालें, ठीक, कंफ्यूजन क्यों करें। 2 प्लस V1 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, सेंस क्या होता है, ना ने नी। वॉन्ट प्लस 2 प्लस वी, वॉन्ट टू गो, जाना चाहता हूं, दे वॉन्टेड टू गो, वो जाना चाहते थे, ठीक। तो यहां देखिए वही आ रहा है, क्या लिखा है, 10 कहां गया, हाँ, शी इज वेरी मच ब्यूटिफुल एंड सो मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर बॉयज नो हर, उसको जानते हैं, एंड वॉन्ट के बाद देखिए इन्फिनिटिव आ गया, नानेनी में चेंज कर लो उसको, बस खत्म। इन्फिनिटिव कंफर्म करना है, सिर्फ नानेनी करो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वॉन्ट टू मैरी हर, चाहते हैं उससे विवाह करना, ठीक, चाहते हैं शादी करना विद उसके साथ, मैरी हर, उससे विवाह करना चाहते हैं। तो ये था भाई साहब हमारा क्वेश्चन नंबर 38, 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट और 2 कनेक्टर्स, पहला सो ने 1 और 2 को जोड़ा और एंड ने सेकंड को थर्ड से जोड़ा। रूल आपके सामने मैंने दिखा दी है। बढ़ चला पंछी बन के बढ़ चला, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। 38 हो गया, 39, 40 फिल इन द ब्लैंक्स है, बाद में करेंगे। 41 फिल इन द ब्लैंक्स है, बाद में करेंगे। 42 सिनोनिम एंटोनिम हो गया। 43 एनालॉगी हो गई, वोकैबुलरी का पार्ट हो गया, बाद में करेंगे। 43 भी एनालॉगी है, 44 भी एनालॉगी है, ठीक है। एनालॉगी का मतलब संबंध है ना, संबंध, रिलेशन। तो 43, 44 के बाद 45 फिर इन द ब्लैंक्स हो गया है। 46 आपका सिनोनिम एंटोनिम 47 ले आ जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन 47, ठीक। नन सॉ हिम, नन नो वन का शॉर्ट फॉर्म होता है, लिख दो, नन इज इक्वल टू नो वन, हमेशा नहीं, कभी कभी। जैसे यहां पे अगर आप इसको नो वन से कर दो ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो, नो वन सॉ हिम, नो वन हो गया हमारा सब्जेक्ट, नन, सॉ हो गया हमारा V2, हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। किसी ने भी उसको नहीं देखा, ठीक, किसी ने भी उसको नहीं देखा। ओहो, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया यार, ये तो तुमने पकड़ ही लिया होगा। वर्थली फॉर द रिवॉर्ड, पहली बात तो वर्थली कुछ होता ही नहीं है, वर्दी होना चाहिए इसको, है ना। वर्दी कौन सी, पहनने वाली। अम्मा यार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हिंदी बता रहे हो, कैसे काम चली है दादा। वर्दी यानी हिंदी में क्या होता है, योग्य,
योग्य, और वर्दी के बाद में अगर कोई प्रेपोजिशन लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ, वर्दी ऑफ। अगर हम कह रहे हैं किसी के लिए वर्दी ऑफ, एग्जाम्पल वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, क्या मतलब हो गया? सम्मान, ऑफ का मतलब का, के, की, और वर्दी का मतलब योग्य, सम्मान के योग्य। वर्दी ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के योग्य। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो वर्दी ऑफ, आइए के योग्य लगा के देखते हैं इसको क्या सेंस दे रहा है। नन सॉ हिम वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड, ओ किसी ने भी उसे नहीं देखा रिवॉर्ड के योग्य, यानी किसी ने भी उसको रिवॉर्ड के योग्य नहीं पाया, ये कहना चाहना है। ठीक, ही रिसीव्ड, देखा आपने सेंटेंस नंबर 2 आ गया मेरे लाल। ही के नीचे लिखो सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है? नन, वर्ब नंबर 1 क्या है? सॉ, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ठीक, और फिर क्या जुड़ गया उसमें? क्लॉज क्या जुड़ गया है? ठीक, प्रेपोजिशनल एक फ्रेज जुड़ गया, फॉर द रिवॉर्ड यानी वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड, ये पूरा प्रेपोजिशन से रिलेटेड हो गया, वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड। और फिर नया सब्जेक्ट वर्ब आ गया भैया, ही रिसीव्ड, उसने पाया था। कहना क्या चाह रहा है? ये उसने पाया था अलग से कहां से आ गया? हिंदी करो, मैच करो, अपने आप निकल आएगा। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको एक कनेक्टर या कंजंक्शन कुछ तो चाहिए होता है। इसकी हिंदी करो, किसी ने भी नहीं देखा था उसे वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड, पुरस्कार के योग्य उसको किसी ने नहीं देखा था, मतलब किसी ने भी उसको पुरस्कार के योग्य नहीं पाया था। पाया था, किसी ने भी उसको पुरस्कार के योग्य नहीं पाया था। ठीक, ही रिसीव्ड, उसने पाया था, जो उसने पाया था। किसी ने भी उसको उस पुरस्कार के योग्य नहीं पाया था जो उसने पाया था, वो जो एग्जामिनर ने हटा दिया है। और इसका बाकायदा ग्रामर में रूल होता है कि ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन या कनेक्टर, यानी कभी कभी हम लोग दैट को या कनेक्टर को ओमिट यानी उसको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और वो गलत नहीं माना जाता है। ठीक, कायदे में इसको होना चाहिए था, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जो उसने पाया था, विच स्लैश दैट लिखो। ठीक, कहां पे लिखोगे इसको? रूल नहीं लिखा रहा हूं, बस यहीं पे लिखो, नन सॉ हिम वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड विच ही रिसीव्ड, वहां पे लिख दो। रिवॉर्ड और ही के बीच में विच या दैट वो कनेक्टर होगा जो उन दोनों सेंटेंस को लिंक कर रहा है। और ग्रामर कहती है कि इस कनेक्टर या कंजंक्शन को आप क्या बोलते हैं? ओमिट, OMIT, आप ओमिट यानी रिमूव कर सकते हो अगर सेंटेंस सेंस दे रहा है तो, जो कि कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी में तो जो लगाना पड़ता है, इंग्लिश में चल जा रहा है। तो इसलिए आंसर कर हमने 2 निकाल लिया था, हमारा आंसर आ गया 2, बाकी सेंटेंस आपने देख ही लिया, सही है। 48 तो भाई फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, 49 फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, बहुत चालाकी दिखाए रहे भैया एग्जामिनर भैया। 50 नंबर में एक नहीं 4 4 करेक्शन दे दे, 4 करेक्शन, और कह रहा बताओ इनमें से कौन सा सही है? एक सही है, बाकी तीनों गलत हैं। आओ ज्यादा देख लेते हैं भाई। शी हैज अ फेयर चांस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। शी हैज, उसके पास है। शी हो गया सब्जेक्ट, हैज के नीचे लिखो मेन वर्ब, क्योंकि कोई दूसरा वर्ब नहीं है। और हैज, हैव, हैड एज मेन वर्ब का मेन मतलब क्या होता है? देखो दिख रहा है यहां पे लिख रहा हूं, लिखा चुका हूं आपको वैसे। देखिए, हैज, हैव, हैड एज मेन वर्ब के 5 अलग अलग मीनिंग होते हैं, आपको पता ही होगा। सॉरी, मुझको पता है और मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा, बाकी लोगों को तो नहीं पता इस बारे में। बहरहाल हैज, हैव, हैड
ठीक, किस दिन लिखवा दूंगा, अभी आगे लिखवा दूंगा, बहुत टाइम है, अभी लिखाऊंगा तो पूरा 1 घंटे के ऊपर लग जाएगा। तो हैज, हैव, हैड, एज मेन वर्ब वगैरह आएगा। तो उसका जो मेन मीनिंग होता है, मुख्य मीनिंग होता है, वो होता है के पास है। वो क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है। ठीक, जैसे ये तो आ गया। हाँ, अनिल हैज अ बाइक। अनिल हो गया सब्जेक्ट और हैज हो गया हमारा मेन वर्ब और ए बाइक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हैज मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या निकल के आना चाहिए? जनरली 50% 60% ही निकलता है, के पास है। तो अनिल के पास है अ बाइक। अनिल के पास एक बाइक है। आई हैव सम टाइम, मेरे पास है कुछ समय। ठीक, तो हैज, हैव, हैड एज मेन वर्ब आपने नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल नोट कर लो। अनिल हैज अ बाइक, अनिल हो गया सब्जेक्ट, हैज का मतलब हो गया मेन, हैज मेन वर्ब है और सेंस दे रहा है के पास है एक बाइक। ठीक, तो यहां देखते हैं शी हैज अ फेयर चांस, उसके पास एक अच्छा मौका है। फेयर का मतलब गुड चांस। उसके पास एक अच्छा मौका है ऑफ विनिंग। प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आएगा तो सिर्फ जीरंड के फॉर्म में, V4 के फॉर्म में, ING के फॉर्म में। ठीक, और किसी फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो शी हैज अ फेयर चांस ऑफ विनिंग। ऑफ के नीचे प्रेपोजिशन लिखो मेरे लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, केसरिया। ठीक, तो शी हैज अ फेयर चांस, उसके पास में एक अच्छा मौका है ऑफ विनिंग, जीतने का। नानी में भी तो कन्वर्ट करो उसको, जीरंड है, जीतने का। ऑफ के नीचे लिखो प्रेपोजिशन, विनिंग के नीचे लिखो V4। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो सिर्फ V4। इसको छोड़कर 2 + V1 तो इन्फिनिटिव अलग ही कैटेगरी में चला जाता है, इसलिए बाकी अदरवाइज V4 है। तो शी हैज अ फेयर चांस, उसके पास में एक अच्छा मौका है। ठीक, ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज जीतने का उसके पास में एक अच्छा मौका है। क्या तुम्हें कोई डाउट नजर आया माइकल? वेरी स्मार्ट, इसमें फिलहाल कोई डाउट नहीं है। लेट्स गो टू पार्ट नंबर 2 बी। फेयर वेदर, ठीक, अच्छा मौसम, इज फोरकास्टेड, नॉनसेंस। ठीक, फोरकास्टेड कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया, नहीं बताया तो आज बता रहा हूं, नोट कर लो। वैसे ज़्यादातर जानते हैं, फिर भी नोट कर लो, मतलब मेरे स्टूडेंट जानते हो भैया, और जो मेरा स्टूडेंट अभी हालिया में बना है। ठीक है, आगे भैया हमारा एक ऑनलाइन हम बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक, उसका डिटेल आपके पास में आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा तो आने वाला होगा। ठीक है, और वो ऑनलाइन कम ऑफलाइन बैच है। ठीक, ऑनलाइन से शुरू करेंगे उसको, और जो जो ऑफलाइन कर सकता है वो उसके बाद उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट करा सकता है। जो ऑफलाइन नहीं कर सकता है उसको ऑनलाइन चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब चलता रहेगा मतलब जब तक वो खत्म नहीं जाता, जब तक उसका प्री से लेकर मेंस का पूरा तैयार नहीं हो जाता है। ठीक, तो साथियों मैं आपसे क्या कह रहा था? फोरकास्ट। ठीक, ये एक वर्ब होता है V1, इसका V2 V3 क्या होता है? लो भाई, यही होता है। फोरकास्ट V1 V2 V3 तीनों है। ठीक, और फिर V4 होता है इसका ING, और V5 होता है भाई फोरकास्ट। तो ये ध्यान रखना, कास्ट वाले जितने वर्ड होंगे, कास्ट का मतलब जाति नहीं दादा। फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, वेबकास्ट, पॉडकास्ट, साइबरकास्ट, ये जितने कास्ट होते हैं इन सब में ईडी नहीं लगता है। V1 से लेकर V3 पे फोरकास्ट मैंने आपको कई बार बताया है। फोरकास्ट की तरह टेलीकास्ट में भी गलती से ईडी मत लगाने, V1 2 3। ठीक, ब्रॉडकास्ट V1 V2
V3 सेम, नो चेंज, ठीक। और फिर आपका आ गया वेबकास्ट V1, V2 और V3 सेम, नो चेंज। कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ये हो जाएगा फेयर वेदर इज फोरकास्ट, ठीक, इज फोरकास्टेड लिखा है, ठीक। इज MR, इसके बाद में या तो V3 आएगा या V4 आता है, ठीक। यहाँ पे इसको ED लगा है, V4 तो आ सकता था, हालांकि उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, इसका V3 फॉर्म है, ये पैसिव में बताया जा रहा है, ये पैसिव बन रहा है। फेयर वेदर इज फोरकास्टेड, यानी अच्छे मौसम की भविष्यवाणी की गई है, अच्छे मौसम की भविष्यवाणी की गई है फॉर टुमारो, कल के लिए, ठीक है। तो आंसर हो गया भाई साहब, सॉरी ए सही था, बी में गलती होगी, फोरकास्ट के नीचे क्रॉस लग जाएगा, ED नहीं रहेगा, मैंने बता दिया। सी में क्या गलत है, देयर इज फेयर ऑन एट द पार्क दिस वेरी वीक, ओ ओ ओ, तो देयर इज फेयर ऑन एट द पार्क, भैया ऑन एट द पार्क क्या हो गया, आप लोकेशन बता रहे हो तो एट बेटर रहेगा, ऑन कटेगा पहले तो, डबल प्रेपोजिशन मजबूरी में ही लगाए जाते हैं। ऑन एट दोनों एक ही प्लेस की बात करना चाह रहे हैं, वो कह रहा पार्क के ऊपर है और वो कह रहा पार्क पे है, तो भैया पार्क के ऊपर है या पार्क पे है, पार्क के ऊपर तो नहीं हो रहा कि हवा में लटका हुआ चल रहा है क्या वो मेला, ठीक, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं हुआ। तो देयर इज, और एक गलती इसमें और हो रही लाला, हम बोलते हैं भाई इस हफ्ते पार्क में मेला लगा, हिंदी में तो चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में अब इसका कोई नियम नहीं कि मैं आपको नियम से बताऊं, लेकिन देयर इज फेयर होना चाहिए, देयर इज अ फेयर। जनरली हम लोग नाउन के पहले आर्टिकल, अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है, ठीक, तो उसके पहले जनरली हम लोग, ठीक, आर्टिकल लगाते हैं। वैसे ग्रामर का रूल ये है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन अगर आएगा, ठीक, यानी वो नाउन जिसका प्लूरल बन सकता है उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। वो नाउन जिसपे S लग सकता है, ठीक, S लग के तो वो प्लूरल हो गया, और S जब उसमें नहीं लग रहा है तो वो सिंगुलर है। प्लूरल के साथ में तो आर्टिकल लगना आवश्यक नहीं है, लेकिन काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए। ग्रामर ये बोलती है मस्ट नहीं है, लगना चाहिए। जैसे बॉय, आप बताइए बॉय सिंगुलर है, बॉय काउंटेबल नाउन है कि नॉन काउंटेबल है? यार मैं कह तो रहा हूं, तुम समझ रहे हो बात को, जिसमें एस लग जाए वो काउंटेबल हो गया, तो यानी बॉय में एस लग के बॉयज प्लूरल हो जाता है, इसका मतलब बॉय एक काउंटेबल नाउन है, ठीक। फिर हम बोल रहे हैं कप, CUP कप, प्याला, क्या कप एक काउंटेबल नाउन है? हाँ यार, कप में भी एस लगता है, ये भी एक काउंटेबल नाउन है। क्या शुगर एक काउंटेबल नाउन है? क्या शुगर के बाद एस लगता है? बिल्कुल नहीं, शुगर एक रॉ मटेरियल है, ठीक। तो शुगर्स तो हमने पढ़ा नहीं, सॉल्ट्स तो हमने पढ़ा नहीं, वो सॉल्ट केमिस्ट्री वाले सॉल्ट की बात नहीं हो रही, नमक तो नमक ही होता है, ठीक है। तो जिन वर्ड पे एस नहीं लगता है वो नॉन काउंटेबल हुआ, यानी शुगर और सॉल्ट नॉन काउंटेबल हो गए, ठीक। और जिन वीट, राइस, ये सब नॉन काउंटेबल है। लेकिन बॉय, गर्ल, हाउस, टेबल, चेयर, पेन, कॉपी और फेयर, मेला, ठीक, ये सब काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स है, क्योंकि इन सब में एस लगता है। और ग्रामर कहती है कि अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है तो उसके पहले इन जनरल आर्टिकल लगना चाहिए। बस भैया, इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा। जैसे बॉय काउंटेबल है तो उसके पहले ए एंड द लगना चाहिए। अ बॉय वॉज गोइंग ऑन द रोड, रोड भी काउंटेबल है तो उसके पहले भी द लगा है, ठीक। तो उसी प्रकार यहां पे फेयर के नीचे लिखो काउंटेबल सिंगुलर नाउन, जल्दी लिखो यार, काहे टाइम वेस्ट करो। काउंटेबल सिंगुलर नाउन, फेयर काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो गया है तो उसके पहले
एक आर्टिकल लगना चाहिए। देयर इज, अब देयर वाला रूल यहाँ पे अब नहीं आ पाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग जो है वो पूरा वीडियो देखते देखते थक जाओगे और पार्ट 2 में पूरी वोकैबुलरी आ जाएगी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो कब तक देखोगे, फिर बीच में तमाम त्योहार आ जाते हैं। तो देयर इज ए, ये बेस्ट क्या रहेगा मैं बता रहा हूँ आपको, देयर इज ए लग जाएगा, देयर इज अ फेयर, एक मेला चल रहा है, ऑन हट जाएगा, एट द पार्क, देयर इज अ फेयर एट द पार्क दिस वेरी वीक, इस हफ्ते, दिस वेरी वीक का मतलब है, कभी कभी वेरी जो है वो नाउन से पहले आके उसको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में चेंज करता, मैंने आपको लिखवाया था। ठीक, तो दिस भी हमारा एडजेक्टिव है और वीक से पहले जो वेरी आ रहा है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, वो जोर दे रहा है इस बात के ऊपर कि किस हफ्ते, इसी हफ्ते, ऐसे जैसे मैंने बोला इसी हफ्ते हो रहा है। ठीक, दिस वेरी वीक, इसी हफ्ते, यही हफ्ता। ठीक, तो देयर इज अ फेयर एट द पार्क दिस वेरी वीक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, डी ठीक, क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है लल्ला। ठीक, आदेशात्मक वाक्य है जो सीधे किससे शुरू होता है, V1 से। इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर देने वाला, सजेशन देने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला। ठीक, डू नॉट फॉरगेट, डू V1, डोंट फॉरगेट, डू प्लस नॉट प्लस फॉरगेट, वही रूल आ गया जो पहले लिखवाया था, डू हेल्पिंग वर्ब, फॉरगेट मेन वर्ब, बीच में नॉट एडवर्ब, सेंटेंस को नेगेटिव बनाता हुआ। डू नॉट फॉरगेट टू वाइंड डाउन योर वॉच। अच्छा, ये अब देखिए यही कमाल है साहब एसएससी वालों का, और सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई एग्जामिनेशन में, ठीक, और भी ऐसे तमाम एग्जामिनेशन हैं, इनका यही कमाल है। ठीक, कि भैया सेंटेंस चला आ रहा है कई वर्षों से, अब वो घड़ियां भाई साहब चली गई जिस वॉच में हम लोग चाबियां भरते थे, अब आपको तो पता भी नहीं होगा, आपके पेरेंट्स तक के पास में वाली वॉच नहीं होगी जिसमें चाबियां भरते थे, या हो सकता होगी थोड़ी, अभी भी थोड़ी बहुत वॉच ऐसी आती हैं सेल वाली जो नहीं आती चाबी भरने वाली। ठीक, लेकिन बहुत कम रह गई है, नए लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं है। खैर, ठीक, तो ये वाइंड जो लिखा है, ये वाइंड चाबी भरने के लिए यूज करते हैं हम लोग, कसने के लिए, स्प्रिंग कस जाता है। और आपको एक बात बताऊं, सुनो, देखो कोई देख तो नहीं रहा, हाँ तुम्हारे पास पंखा होगा ना, देखो ऊपर एक तो पंखा चल रहा, देखो धीमे धीमे। ठीक है, कहाँ गया, ये देखा ना, तो पंखा चल रहा होगा, बहुत धीमा चला रखा क्योंकि आवाज़ आती नहीं। तो पंखे की जब आपका ख़राब हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रिशियन ले आता, कहता हमें कि बाइंडिंग कराएंगे। भैया बाइंडिंग कुछ नहीं होता, वो यही वाला वाइंडिंग है जो यहाँ लिखा है। वाइंड का मतलब ये हो गया, वाइंडिंग का मतलब है जो कॉयल है उसको कसा जाएगा, टाइट किया जाएगा। मुझे ज़्यादा मैकेनिकल फिजिक्स वगैरह आती नहीं है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होता, वो वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग का मतलब है उसकी चूड़ियों को और उसके सिस्टम को टाइट किया, कसा जाएगा, ढीला हो गया होगा, कॉयल वॉयल ढीला हो जाता है ना, कुछ होता है, तो ये वही वाइंडिंग है। लेकिन वाइंड डाउन नहीं, अपनी घड़ी को चाबी देना मत भूलना, तो चाबी जो है वो डाउन नहीं की जा रही है बल्कि चाबी कसी जा रही है, तो वाइंड अप होता है। तो अब लिखो वाइंड अप, वाइंड डाउन कुछ नहीं होता है भैया। अंग्रेजी की कहानी लिंगवाल सर की जबानी, और कोई ना बता पाई है। ठीक, हवाई देखे हमने, वो एसटी तो कोई डिस्कस कराता ही नहीं है कि कौन माथा बच्ची में पड़े, एक एक सेंटेंस का मीनिंग देखो, एक भी गलती हो गई तो 10 पकड़ने वाले बैठे हैं। ठीक, यहां हम बता रहे रिसर्च कर करके एक एक एसटी के एक एक मीनिंग पे। वाइंड अप का मतलब है अपनी घड़ी में क्या करना, चाबी भरना। ठीक, उसको चाबी को कसना, तब धीरे धीरे करके स्ट्रिंग छूटता है ना, फिर वो आगे चलाता है, आपको पता ही होगा। तो खैर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता मेरे लाल, तो वाइंड डाउन नहीं किया रहा, वाइंड अप, अपनी घड़ी को चाबी देना, चाबी भरना मत भूलना, ये कह रहा, डू नॉट फॉरगेट। ठीक है, तो ये था सरकार हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अब ये तो बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सही बचा सिर्फ आंसर नंबर A1। ठीक, यानी ऑप्शन भी आ गया 1A ओनली। ठीक है, आओ अब लौट के आते, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन से बच्चे वो भी उड़ा लिए जाए। क्या समय हो गया? ठीक, अभी हम लोग पास करीब 10 मिनट का समय है, उसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स होपफुली कर लेंगे।
तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कहा था 30 नंबर, वो तो हम लोगों ने कर ही दिया था। उसके पहले 27 नंबर तो वन वर्ड है, ठीक है। फिर 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, 33, 34, 5, 36, 37, 37 नंबर। पानी पी रहा था, बोलते बोलते गला जो है वो बैठ गया था। 37 लल्ले। देखो चांदी की छल्ले क्या लिखा है। अच्छा, प्रेपोजिशन निकालो। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन। तो बताओ ना क्या लगा। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब जाता है, कंटेंट का एक मतलब जाता है। कंटेंट के 3 मतलब होते हैं। पहले कंटेंट का मतलब लिख लो एक बार लाला। कंटेंट का मीनिंग मतलब 1 होता है मैटर, यानी द कंटेंट ऑफ दिस बुक इज वेरी गुड। कंटेंट, सपोज सॉरी, कंटेंट ऑफ अ बुक, किसी पुस्तक का मैटर, मटेरियल, ठीक, ये एक कंटेंट हो गया। ये आप जानते हैं, हर किताब के स्टार्टिंग में कंटेंट्स लिखे होते हैं। कंटेंट का एक मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। कंटेंट विद माई जॉब, या ही इज कंटेंट ही इज कंटेंट विद हिज जॉब, वह अपनी नौकरी से संतुष्ट है। और कंटेंट का एक तीसरा मतलब भी हो जाता है, कभी कभी यूज होता है लेकिन होता है। ये देखिए, कमाल की बात देखिए, कमाल की बात देखिए। बताइए, क्या ऐसा अंग्रेजी में होना चाहिए? जिसने भी बनाई अंग्रेजी, पूछो उससे, उसी से पूछो आगे, अरे भैया ये तो ठीक है मैटर, पदार्थ, ये क्या है, व्हाट इज दिस 2 और 3? कंटेंट का एक कोई वर्ड का 2 एंटोनिम्स उसके मीनिंग है, बताइए। एक मतलब कहता है सेटिस्फाइड और एक कहता है डिससेटिस्फाइड। आदमी परेशान हो जाए यार, कौन सा यूज करना कौन सा नहीं। क्या ऐसे भाषा बनाई जाती है? लेकिन अब बनाई गई है भैया, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ो पढ़ो, उत्तेजित ना हो, शांत, गदाधारी भीम शांत, ठीक, आराम से। हम तो टाइम पास कर रहे हैं भाई, तुम बोर हो जाओगे अभी पढ़ते पढ़ते, कहोगे यार क्या दिमाग खराब हो गया, आधे घंटे से एक ही चीज़ पढ़ते चले, ठीक। इसलिए मैं थोड़ा सा तो कॉमेडी कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा मन बना रहे। तो देखो क्या लिखा है मेरे लाल, कॉन्टेंटमेंट इज एसेंशियल। अब ये कौन सा वाला देखो, देख के समझ में आ जाएगा। कॉन्टेंटमेंट इज एसेंशियल, यानी सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन आवश्यक है, या डिससेटिस्फेक्शन तो कोई आवश्यक चीज नहीं होती है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये सेटिस्फाइड वाला ही होना चाहिए। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हैप्पीनेस। तो ये तो क्लियर है, ठीक। हैप्पीनेस के नीचे प्लस लगा दो, तो एसेंशियल के नीचे भी प्लस लगा दो। खुशी के लिए अगर कोई चीज आवश्यक है तो वो चीज नेगेटिव वाला तो नहीं हो सकता ना, वो सेटिस्फेक्शन ही होगा। सेटिस्फेक्शन से देखो, संतुष्टि आवश्यक है खुशी के लिए, बहुत बढ़िया, ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब एसेंशियल के साथ में ज्यादा मुख्य रूप से यूज होता है टू, या ये कहिए कि अब नहीं आ रहा है तो टू फॉर। एसेंशियल टू लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक, और एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक। अगर यहां टू होता तो टू भी आंसर हो सकता था, लेकिन भाईजान दोनों ऑप्शन तो एक साथ कभी भी नहीं आते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ गया कॉन्टेंटमेंट इज एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, आंसर नंबर 1। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। शी इज हो गया, सॉरी 39, 40 इन 2001, इन 2011, इन 2011, कॉमा, ओ
प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट पहले आ चुका है और कॉमा के बाद में अब सेंटेंस आना चाहिए। लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क लग चुका है तो सिर्फ 2 ही वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो चुका है। शॉर्टकट जान लो, ज्यादातर लोग जानते हैं, रिवाइज कर लो, जो नहीं जानते वो आज जान लें। क्या शॉर्टकट बता रहा हूं, क्या है शॉर्टकट? अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी अगर हमारे पास में एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्वेश्चन सिर्फ 2 वर्ड बना सकते हैं। कितने वर्ड? सिर्फ 2 वर्ड। कौन? वी या डब्ल्यू। ठीक, तो क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन की स्टार्ट सिर्फ 2 शब्दों से हो सकती है, वी या डब्ल्यू, यानी वर्ब या डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का मतलब वह 8 डब्ल्यू एच, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन और वाई। 8 डब्ल्यू एच या 9। ठीक, चाहे 9 बोलो चाहे 2 बोलो, या तो वर्ब होगा पहला अक्षर या डब्ल्यू एच में से कोई एक होगा। ठीक, 8 डब्ल्यू एच होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? भूल गए? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ओहो एक यही बात ना भूली। क्या भैया? कि ऐसे कैसे काम चली, ऐसे कैसे काम चली, यही बात ना भूली। हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, याद आ गया? वेयर, व्हेन और क्या? वाई। भैया एक बार में लिख लो दादा, रिवाइंड करके देख लेना। ठीक, दोबारा नहीं लिखूंगा। हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, वाई, ये 8 हो गए इंटरोगेटिव वर्ब्स। एडवर्ब भी बोलते हैं इनको, इंटरोगेटिव वर्ड्स। जानो आप टेक्निकल में मत जाओ। या तो इन 8 शब्दों से शुरू होगा क्वेश्चन मार्क वाला, या उसके पहले कोई वर्ब आ जाएगा। बस इतना ही लिखाऊंगा, बाकी आप अपने आप एग्जाम्पल वगैरह से कर लीजिए, टाइम नहीं इतना। ठीक, अब लौट के आते हैं, देखते हैं। कोई तीसरा वर्ड नहीं हो सकता, या तो पहला शब्द वर्ब होगा या डब्ल्यू एच होगा। बस आप इतना जानो। अब एग्जाम्पल में लौट के आते हैं लाला। देखो, देखो ना क्या लिखा है, देखो। तो इन 2011, ये तो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट आ गया। कॉमा के बाद में जो आएगा वही हमारा पहला अक्षर होगा, या तो वर्ब होना चाहिए या डब्ल्यू एच होना चाहिए। देखें कौन कौन सा ऐसा है जो आंसर हो सकता है। ठीक, तीसरा कट गया, क्योंकि तीसरा यू प्रोनाउन से शुरू हो गया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। पहला वर्ब से शुरू हो रहा है, दूसरा वर्ब से शुरू हो रहा है और चौथा वर्ब से शुरू हो रहा है। दूसरा कट जाएगा क्योंकि वॉज यू, यू के लिए वॉज नहीं वर आता है। कितनी बार बताएंगे? याद नहीं रखते हो। ठीक, तो इसलिए 2 नंबर भी कट गया, वर यू होना चाहिए था। और पहला साहब क्यों कट गया? क्योंकि डू, डज, डिड के बाद में जो मेन वर्ब, जो भी वर्ब आएगा वो कभी भी बी नहीं हो सकता है। ये याद रखना। इज, एम, सॉरी ये क्या है यहाँ पे? डू, डज, डिड प्लस डू, डज, डिड के बाद में एक V1 आएगा, लेकिन वो V1 कभी भी बी नहीं हो सकता है। इज अनिल बी, ठीक है, सॉरी डज अनिल बी, ये कुछ नहीं होता है। डू अनिल बी, ये कुछ नहीं होता है। डू, डिड अनिल डू, ये हो सकता है। डज अनिल लाइक, ये हो सकता है, लेकिन डज अनिल बी गलत, कभी नहीं हो सकता। आप अंडरलाइन करेंगे लाले क्या? डिड के नीचे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यू के नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब के बाद में क्यों आया है? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में वर्ब पहले और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। वी प्लस एस प्लस क्वेश्चन मार्क। भूल गए फिर ये भी? क्या इसका फॉर्मेट क्या होता है क्वेश्चन मार्क वाले का? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लाला ये सब ट्रेड सीक्रेट्स हैं, चली जाएंगी सबके पास। अरे गहरे टीचर जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, ठीक, हाँ ये सब ने ले लिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। पर जरा उनके स्टूडेंट निकल गए और तुम जो है वो रह गए। ठीक है, इसीलिए तो यार मैं ऑनलाइन में आ नहीं रहा था कि मेरा ही स्टूडेंट जाने। ठीक, सब जान जाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तुम घर में बैठ जाए, फिर हरिद्वार निकल जाए। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट को, भाई अपने स्टूडेंट को मैं बेस्ट पॉसिबल चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन में नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करें, आप ही लोगों के लिए आना पड़ा। और अब 4 लोग, अभी तक तो कम लोग जाने हैं, जहाँ लोग ज़्यादा जान जाएंगे ठीक, वहाँ फिर जो है
कई ट्रेड सीक्रेट जो है वो बाहर आ जाएंगी, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करो। बहरहाल दादा क्या लिखा है मैंने आपको, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये बेसिक रूल हो गया हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो पहला कट गया डिड की वजह से, दूसरा ऑलरेडी कट चुका है वॉज की वजह से, तीसरा कट चुका है। आंसर बचा सिर्फ आंसर नंबर 4। वर यू तुम थे अ टीचर एक टीचर इन 2011। क्या 2001 में तुम एक टीचर थे? यह एक प्रश्न है। वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब हो गया हमारा 4 नंबर में वर्ब हो गया हमारा वर्ब, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट और अ टीचर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस वी प्लस एस, ये रूल चलेगा बेसिक। सब्जेक्ट से पहले वर्ब या पहला पार्ट ऑफ द वर्ब आना आवश्यक है। 41 क्या समय हो गया दादा? 1:05। ठीक है 5 मिनट है अभी। द कार कैन बी ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। एन तो हो नहीं सकता है, स्पीड में एस लगा है तो उसके पहले एन लगने का कोई मतलब नहीं हुआ। एट द स्पीड ऑफ और एट दैट स्पीड ऑफ। आओ ये भी लिखवाई दे तो आपका भाई क्या करिए अब है? अच्छे भले एसटी क्लासरूम में करते थे हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं चलती थी भाई कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए जो किताबों में मिलते ही नहीं हैं। अब ये पब्लिकली चीज़ें आ गई भाई, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई लोग। फिर भी ये तो कमी को पता होगा। अब ये मार्केट में आ जाएगा। एट अ स्पीड ऑफ और एट द स्पीड ऑफ। एट अ स्पीड ऑफ प्लस बस यही फर्क है। एट अ स्पीड ऑफ के बाद में संख्या आ जाएगी, मतलब वो किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा। 100 किलोमीटर्स पर आवर, 150, 200 किलोमीटर्स पर आवर। और एट द स्पीड ऑफ के बाद में नंबर नहीं आएगा बल्कि कोई नाउन आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो। He drove at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। एक संख्या आ गई। ठीक है लाला, तरसा लिखो मेरे लाल, तरसा लिखो। He drove at the speed of a jet। उसने जेट की स्पीड से गाड़ी चलाई। नंबर 9। आगे बढ़ रहा हूं, ज्यादा समय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वैल्यू अपने आप समझो। ठीक, अगले पे आओ लल्ला। ठीक है, बाद में नोट कर लेना। तो अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर के नीचे नंबर लिख दो। वो संख्या आ गई है तो उस पर एट अ स्पीड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और 45 पे आते हैं लाला। 3 क्वेश्चन बचे अभी। हाउ मच मनी द गैंगस्टर्स ऑफर्ड हिम। कितना ज्यादा पैसा, हाउ मच मनी कितना ज्यादा पैसा, द गैंगस्टर ऑफर्ड हिम, गैंगस्टर ने उसको दिया था, ऑफर किया था, कॉमा ओ द जज रिफ्यूज्ड टू टेक अ ब्राइब। अच्छा, मतलब गैंगस्टर ने उसको बहुत ज्यादा पैसा दिया था लेकिन जज ने घूस लेने से इनकार कर दिया था। तो इसमें रिवर्स हो रहा है,
उन दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर दो जो रिवर्स कर रहे हैं। हाउ मच मनी द गैंगस्टर ऑफर्ड हिम, आप अंडरलाइन करो गैंगस्टर ऑफर्ड हिम, गैंगस्टर ने उनको ऑफर किया कुछ, ठीक, गैंगस्टर ने उनको ऑफर किया। और आगे लिखा है, क्या लिखा है आगे, जज रिफ्यूज्ड टू टेक द ब्राइड, जज रिफ्यूज को अंडरलाइन करो, ऑफर दिया लेकिन जज साहब ने स्वीकार नहीं किया। सेंटेंस में लिखा था, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक। द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही, द सेम वे तो भैया डबल प्लस या डबल माइनस को लिंक करेगा, उसके नीचे डबल प्लस और डबल माइनस लिख दो, क्योंकि द सेम वे वैसे ही जैसे किसी और ने किया था। तो यहां ये सेंस में आ नहीं रहा, यहां तो एक पॉजिटिव बात है कि उसने ऑफर किया लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। वन कट जाएगा और चौथा वेन एवर, डबल प्लस डबल माइनस को जोड़ता है। वेन एवर, वट एवर, ये दोनों ही, वेन एवर का मतलब है जब कभी भी, जब भी, और वट एवर का मतलब जो भी। तो इन जनरल ये दोनों वर्ड कंजंक्शंस होते हैं, ठीक, और डबल प्लस या डबल माइनस को जोड़ते हैं। दूसरा बाय द टाइम, उस समय तक, इसमें टाइम के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दो दादा, यहां समय का कोई सेंस नहीं आ रहा। उस समय तक, जब जज को, जब उसने पैसा ऑफर किया जज ने मना कर दिया, तो ये टाइम का कोई सेंस नहीं है लाला। और चौथा नो मैटर, ठीक, चाहे कितना भी, ठीक, नो मैटर व्हाट यू से, ठीक, नो मैटर प्लस माइनस को आपस में जोड़ता है। नो मैटर के पहले अगर प्लस होगा तो दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, पहला माइनस होगा तो दूसरा प्लस हो जाएगा। कैसे? एक सेंटेंस लिखो, जनरल सेंस में लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए बॉक्स के अंदर, नो मैटर यू डिसलाइक इट आई विल डू इट। डिसलाइक नेगेटिव वर्ड आ गया, और विल डू, चाहे तुम उसको नापसंद करो, भले ही, नो मैटर, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर का मतलब है ये मैटर नहीं करता है कि तुम मुझको पसंद करो ना करो, मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। यानी ये दो रिवर्स बातों को जोड़ता है। इस नो मैटर, ठीक, ये मैटर नहीं करता कि तुम उस काम को दोबारा करो या तुम उस काम को रिजेक्ट कर दो, मैं तो यही करूंगा। तुम रिजेक्ट कर रहे हो फिर भी मैं यही कर रहा हूं। नो मैटर का मतलब भले ही, भले ही तुम पसंद करो, भले ही तुम नापसंद करो, मैं तो यही करूंगा। भले ही तुम कहो कि मैं लाल कमीज पहनूं, मैं तो लाल कमीज नहीं पहनूंगा। ठीक है, तो वही नो मैटर ने, देखिए यहां पे भले ही का सेंस आया कि नहीं आया, जरा चेक करो। भले ही, हाउ मच मनी, कितना पैसा, द गैंगस्टर ऑफर्ड हिम, भले ही गैंगस्टर ने उनको कितना पैसा ऑफर किया, कॉमा, द जज रिफ्यूज टू टेक द ब्राइब, लेकिन जज ने ब्राइब लेने से मना कर दिया। ठीक है, आओ जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं मेरे लाल। क्या है, शी लॉस्ट रिंग दैट आई हैड गिफ्टेड हर। ओए होए होए, अरे कहाँ म्यूजिक निकाल रहे, शी लॉस्ट रिंग दैट आई हैड गिफ्टेड, दैट के नीचे जो लिखो, कंजंक्शन भी लिखो, ठीक, दो डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब को जोड़ना मेरे लाल। देखो, शी सब्जेक्ट, लॉस्ट V2, और दैट के बाद में आई सब्जेक्ट और हैड गिवन वर्ब, ठीक, दो सेंटेंस जोड़ रहा है, दैट कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, जो का सेंस ले रहा है। अब बताओ भाई, शी लॉस्ट एनी रिंग, एन रिंग, द रिंग और दिस रिंग,
जाहिर सी बात है भाई, पर्टिकुलर रिंग की बात हो रही है। कौन सी? वही जो मैंने उसको दी थी। तो यहां द के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता है। शी लॉस्ट द रिंग, उसने वही वाली रिंग खो दी। फिर म्यूजिक दिया, दैट आई हैड गिवन हर। लाले वो भी तो देख लो, हैड गिफ्ट के नीचे पास्ट परफेक्ट लिखो और वो रूल जरा चेक कर लो। हैड गिवन पास्ट परफेक्ट है, ठीक, वो काम पहले हुआ था और लॉस्ट वाला काम बाद में हुआ, तो वहां V2 आ गया है। सारे रूल रिवाइज करते चलो, ठीक, रिवाइज करते चलो। जो काम पहले हो गया हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ उसमें सिंपल पास्ट V2। बच्चों वाला रूल है लेकिन आ गया, रिवाइज कर लो। और आज की सुबह का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे साथियों, अ मैन इज एंग्री डैश अ पर्सन सेमीकोलन ही मे बी एंग्री डैश अ थिंग। अच्छा, एंग्री के बाद में पर्सन लगा है और दूसरे वाले में एंग्री के बाद में थिंग लगा है। एंग्री के बाद विद अ पर्सन और एंग्री एट अ थिंग। देखो ऑप्शन है विद और एट वाले। तीसरा है आंसर, क्या है तीसरा? नोट कर लो मेरे लाल। क्या? आखिरी है, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, बस इसको मिटा दो। क्या रूल निकल के आया? क्या रूल निकल के आया? दिख रहा है? हाँ, एंग्री नीचे लिख देता हूं। ये आ गया, देखिए रूल। एंग्री एट थिंक, किसी वस्तु, किसी कारण, किसी वस्तु, किसी बात पर गुस्सा होना, एंग्री एट, ठीक। और किसी व्यक्ति से गुस्सा होना, एंग्री विद अ पर्सन। तो अ मैन इज एंग्री विद अ पर्सन, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ गुस्सा होता है, किसी पर गुस्सा होता है। ही मे बी एंग्री एट अ थिंग, और वो किसी वस्तु पर भी गुस्सा हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49 साथियों। और भैया इतना काफ़ी है, 1 घंटा 17 मिनट हो चुका है। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। यहाँ पे हम आज का ST का डिस्कशन, ST2 ठीक का डिस्कशन 1 खत्म करते हैं भैया। सेकंड पार्ट जरूर देखना, ठीक है। उसमें सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक, सॉरी ये आपका सिनोनिम एंटोनिम और ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस को कवर करूंगा, ठीक है। और अभी भी अगर डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर लो, कॉपी पेन निकाल के खुद एनालिसिस कर लो, तब पार्ट 2 को देखो तो और बढ़िया रहेगा, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। पार्ट 2 में मिलते हैं।